डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पोक करने के लिए इस बार क्या बोला है? अडानी ग्रुप टर्किश कंपनी सेल्बी एविएशन की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए क्या करने जा रहा है? बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अकल ठिकाने आने के बाद उन्होंने क्या फैसला किया है और इजराइल से भारत को क्या सीख लेनी चाहिए? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में, जो कि इलॉन मस्क के पिता हैं और भारत के दौरे के ऊपर आए हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इस इंसान को भारत के मंदिरों से लेकर मीडिया हाउसेस और जहां भी ये भारत में जा रहा है सब जगह इसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। भारत की मीडिया और न्यूज चैनल्स इसको कैसे भी कवर कर रहे हैं उससे मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मीडिया तो इस इंसान को ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि मानो ये कितना बड़ा संत आदमी हो जो भारत के बारे में कितना अच्छा कह रहा है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम है मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन से, जो उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है, जबकि हमारे आम आदमी इतने सारे बूढ़े लोग 40 डिग्री से भी ज्यादा की गर्मी होते हुए भी लाइन में खड़े खड़े पूरा दिन बिता देते हैं। उसके बाद भी उनको मूर्ति के सामने 5 सेकंड के लिए भी अच्छे से प्रार्थना करने नहीं दिया जाता है। लेकिन इलॉन मस्क, जिसको भारत के मंदिरों में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये इतना घटिया इंसान है कि इसने खुद की स्टेप डॉटर यानी कि खुद की सौतेली बेटी से शादी की और उसके साथ इसके 2 बच्चे भी हैं। वो स्टेप डॉटर जिसको ये तब से जानता है जब वो 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ इसने बाद में जाकर शादी की थी। इलॉन मस्क के बारे में आपको बता दूं कि ये एक ड्रग एडिक्ट है और साइकोपाथ इंसान है। इसकी एक्स वाइफ ने इसको डिवोर्स दिया था क्योंकि उसके साथ फिजिकल अब्यूज यानी कि मार पिटाई करता था। इवन इसका खुद का बेटा इलॉन मस्क इसके बारे में कह चुका है कि ये टेरिबल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन फिर भी इसको भारत में ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मानो ये कितना बड़ा संत आदमी हो और हर जगह भारत के अलग अलग मंदिरों के अंदर इसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऊपर से सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये बीफ का शौकीन है। अब इसके आगे मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। आई होप कि हमारे जो मंदिर हैं वो भी इन गोरों को सेम वैसे ही ट्रीट करें जैसे भारत के आम आदमी को करते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की और अडानी ग्रुप को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा, भारत सरकार के सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने के बाद अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर सेल्बी एविएशन के ग्राउंड हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था। ये दोनों एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के अंडर आते हैं और यहाँ पर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस का कॉन्ट्रैक्ट सेल्बी एविएशन के पास था। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए अडानी ग्रुप ने फैसला किया है कि कंपनी अब एयरपोर्ट के ऊपर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस की फील्ड में भी एंटर होगी, यानी कि अडानी ग्रुप के अंडर एक नई कंपनी खड़ी की जाएगी जो कि ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन संभालेगी। अडानी ग्रुप के पास एडवांटेज ये है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सेल्बी एविएशन का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद वहां के सारे भारतीय एम्प्लॉइज और टीम अभी भी अवेलेबल है और वो आज भी एयरपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि उनको काम से नहीं निकाला गया था। अब ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस में एंटर होने के बाद अडानी ग्रुप को केवल एक नई कंपनी रजिस्टर करके उन्हीं पुराने एम्प्लॉइज के साथ काम करने का एडवांटेज मिलेगा, यानी कि सेल्बी एविएशन की सारी मेहनत का फल अब अडानी ग्रुप को मिलने वाला है। वैसे देखा जाए तो इसमें भी गलती हमारी नहीं है। टर्की की गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट अर्दोगान काम ही ऐसे कर रहे हैं कि हम सिक्योरिटी के मामले में टर्किश कंपनी के ऊपर भरोसा करके रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। हालांकि सेल्बी एविएशन का भारत से एग्जिट हो और हम पूरी तरह से टर्किश कंपनी को गेट आउट बोले, इसके बीच में अभी भी भारत की कोर्ट्स आ खड़ी हुई हैं और ये मामला कोर्ट में चले गया है। आई होप कि भारत की कोर्ट्स भारत सरकार के पक्ष में फैसला करें। और जहां तक बात है अडानी ग्रुप की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी की, तो भारत में सक्सेस मिलने के बाद अडानी ग्रुप दूसरी कंट्रीज के एयरपोर्ट में जाकर भी वहां पर बिजनेस कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन भारत पाकिस्तान सीजफायर के मुद्दे को उठाया है और ये कोई 20वीं या फिर 21वीं बार होगा जब ट्रंप ने पब्लिकली भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट खुद ही लिया है। अब देखा जाए तो इस बात को 3-4 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप इस बात को खींचते जा रहे हैं। और पिछले कल तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेप ऊपर जाते हुए कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका, इसके ऊपर मुझे गर्व है कि मैं ये करने में सक्षम था। दोनों न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं, दोनों देशों के लोग बहुत ही अच्छे हैं और मैंने व्यापार यानी कि ट्रेड की मदद से ये मसला सुलझाया। मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर आप ये आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले करेंगे, गोलाबारी करेंगे और युद्ध करेंगे और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो मैं आपके साथ ट्रेड डील बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉर हमें भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि परमाणु धूल समुद्र के ऊपर ओशियंस में काफी तेजी से उड़ती है और ये अमेरिका को भी अफेक्ट कर सकती है। मैंने इस तरह से युद्ध रोका। कुछ लोग मेरा ये कहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जो है वो है। डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं कि ये युद्ध रुकवाने के लिए मुझे कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये लोग मुझे किसी भी चीज के लिए क्रेडिट नहीं देते हैं, लेकिन जो मैंने किया है, यानी कि जो मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, ये और कोई नहीं कर सकता था, यानी कि दुनिया का कोई भी लीडर ये काम नहीं कर सकता था। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फिलीपींस को लेकर। फिलीपींस ने भारत के नेशनल्स के लिए पहले वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी एक्सटेंड की थी, लेकिन अब फिलीपींस की सरकार ने भारत के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस करने की घोषणा की है, यानी कि भारत के लोगों को फिलीपींस पहुंचकर वीजा की लाइन में भी वहां पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब भारत के लोगों को बस अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए फिलीपींस पहुंचकर भारत का पासपोर्ट शो करना पड़ेगा।
फिलीपींस ने भारतीयों के लिए जो वीजा फ्री एंट्री अनाउंस किया है वो 14 दिन के लिए अनाउंस किया है और ये बस टूरिज्म पर्पस के लिए है। फिलीपींस ने जब से भारत से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज की है तब से ही भारत और फिलीपींस काफी क्लोज आते जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। फाइनली बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज के सामने झुक गए हैं और बांग्लादेश में इलेक्शंस करवाने की अनाउंसमेंट कर दी है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अगले साल 2026 के अप्रैल महीने में बांग्लादेश के अंदर फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश को रोड मैप तैयार करने के लिए कह दिया गया है और वो समय समय के ऊपर आम लोगों के साथ जानकारी साझा करते रहेंगे। शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग की मेंबरशिप अभी भी सस्पेंडेड है, जिसका मतलब है कि पार्टी इलेक्शंस नहीं लड़ सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अवामी लीग के लीडर्स एक नई पार्टी खड़ी करने के ऊपर विचार कर रहे हैं, वरना इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है गाजा से। ईद का मौका है और इस ईद के ऊपर कुर्बानी देने का महत्व होता है, लेकिन इजराइल ने गाजा में कुर्बानी के लिए जानवर तो दूर की बात है, फ्रेश मीट भी गाजा के रिफ्यूजी कैंप्स में जाने की परमिशन नहीं दी है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल ने पिछले 3 महीने से गाजा के अंदर फ्रेश मीट की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी है। मीट वाला एक भी ट्रक पिछले 3 महीने से गाजा में एंटर नहीं हुआ है। इसी के चलते ईद के मौके के ऊपर कई सारे ह्यूमन राइट डिफेंडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस इजराइल से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ईद के मौके के ऊपर फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स और साथ में फ्रेश मीट से भरी गाड़ियों को गाजा में जाने की परमिशन दे दी जाए, लेकिन इजराइल ने ये रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट कर दी है और ईद के ऊपर भी खाने का सामान और फ्रेश मीट की कंसाइनमेंट के गाजा के अंदर एंटर होने के ऊपर रोक लगा दी है। लोगों को उम्मीद थी कि 3 महीने के बाद ईद के ऊपर इजराइल थोड़ी सी राहत देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस के बारे में। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि फ्रांस ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सर को अचानक से इनवाइट किया है और अगले हफ्ते जयशंकर सर फ्रांस की विजिट के ऊपर जाने वाले हैं। इस विजिट की डेट्स अभी अनाउंस नहीं की गई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि फ्रांस और अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन इनके बीच डिस्टेंस काफी बढ़ते जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में कुछ स्टेटमेंट्स भी दी थी, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि फ्रांस भारत के साथ टाइज को मजबूत करना चाहता है। हालांकि फ्रांस भी भारत को राफेल फाइटर जेट्स का सोर्स कोड और इंजन की टेक्नोलॉजी शेयर करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। वैसे देखा जाए तो सेम हाल रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका का भी है। कोई भी देश इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दे रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर इजराइल के पास फाइटर जेट का इंजन होता तो क्या इजराइल भारत के साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर करता? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।